हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं इस महीने के करंट अफेयर रिवीजन में। आज हम जानेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जरूरी है, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको लास्ट में बहुत ही शानदार एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और मुझे कमेंट में अपना स्कोर भी बताइए कि आपने कितना स्कोर हासिल किया है, आपके कितने क्वेश्चन सही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किस देश की सुचाता चुआंगशी ने जीता। तो इस बार की 2025 की जो मिस वर्ल्ड है वो बनी है आपकी सुचाता चुआंगशी और ये है थाईलैंड की। इनका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचाता चुआंगशी को ओपल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 31 मई 2025 को हैदराबाद में प्रतियोगिता आयोजित करी थी जिसमें ये 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है। ठीक है, और जो आपकी प्रथम उप विजेता रही यानी कि फर्स्ट रनर अप रही वो रही आपकी मिस इथोपिया हसेटे डेरजे अदा मासू। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं। और टोटल इसमें 108 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था और ऐसा पहली बार हुआ है थाईलैंड के लिए कि उनके यहाँ की कोई लेडी आपकी मिस वर्ल्ड बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य भी शामिल थे। तो इंडिया ने टोटल आपके 24 पदक जीते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ वाल्मीकि थापर का निधन हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विशेष रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के संरक्षण, अध्ययन और दस्तावेजीकरण को समर्पित किया था। तो देखो, पेपर में आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपसे सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि टाइगर मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है या टाइगर मैन के नाम से जो प्रसिद्ध है वाल्मीकि थापर, उनका संबंध किस उद्यान से है। वो आपको इतनी लंबी सी कहानी सुनाएगा, उसके बाद मेन क्वेश्चन पूछेगा। तो वैसा ही मैंने पूछने का प्रयास किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये आपका राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात व एल्यूमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। तो इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है वो अभी भी जारी है। वो हर चीज पर टैरिफ को ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस हिसाब से वो चेंज कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 50%। तो पहले 25% था, उसे बढ़ाकर उन्होंने एकदम दुगुना कर दिया। कितना कर दिया? 50% कर दिया। और इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो भी खराब इस्पात या एल्यूमिनियम वो अमेरिका नहीं आएगा और अमेरिका की जो इस्पात और एल्यूमिनियम की जो कंपनीज है उनको इससे बेनिफिट होगा। ये उनके पीछे इसका रीजन था। अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के बाद अब एक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री 8 जून को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होंगे मेरे, तो इसका आंसर आप इजीली बता दोगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला आपके दूसरे व्यक्ति बनने वाले हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। और इन्हें अंतरिक्ष कौन भेज रहा है? इन्हें अंतरिक्ष भेज रही है स्पेस एक्स नामक कंपनी। और किस रॉकेट से जाने वाले? फाल्कन 9 रॉकेट से जाने वाले। ठीक है, और राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे व्यक्ति बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग ने हाल ही में ध्रुवा नीति दस्तावेज जारी किया है जिसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में एक डाक स्टैंडर्ड डिजिटल प्रता प्रणाली बनाना। इस नीति के तहत हर पते में एक डिजिटल और जियो लोकेशन वाला रूप ले लेगा। इससे क्या होगा कि पते से जुड़ी जो भी जानकारी है वो सुरक्षित रहेगी और सहमति के साथ उसे आसानी से साझा किया जा सकेगा। तो ये जो ध्रुवा है इसका पूरा नाम बताइए। तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अब देखो, ध्रुवा क्या है? ध्रुवा एक प्रकार की एक योजना है जो डाक विभाग ने जारी करी है। इससे क्या होगा कि हर दुकान, हर घर का पता, नाम, शहर, सिर्फ गली नहीं बल्कि उसके जो रियल जो उसका जीपीएस लोकेशन है ना उसके साथ पते में होगा। तो वो क्या होगा? इजी होगा किसी भी चीज को किसी भी जगह पहुंचाना। तो इससे क्या होगा? पता जल्दी और सही मिलने लगेगा। इमरजेंसी के टाइम पे इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ऑनलाइन जो भी हम सामान खरीदते हैं उसकी डिलीवरी आसान हो जाएगी और आप अपनी जानकारी को सुरक्षित भी रख सकते हैं और जब चाहे आप उसे तभी क्या कर सकते हैं? शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मैरिनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है आपका अर्जेंटीना में। अभी हाल ही में ये ग्लेशियर चर्चाओं में इसलिए आया था क्योंकि इस ग्लेशियर की जो बर्फ है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कम हो गई है, तो इसलिए चर्चाओं में था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो जो आपके ग्लेन मैक्सवेल हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उन्होंने इसीलिए संन्यास लिया है
क्योंकि जो आपका T20 वर्ल्ड कप होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उस पे ही अपना पूरा फोकस रखना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ओडीआई जो टेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का, उससे क्या किया, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। ये सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो ये सैन्य अभ्यास होता है आपके भारत और मंगोलिया के बीच। देखो, ये जो आपका नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है, ये भारत और मंगोलिया के बीच बारी बारी से होने वाला वार्षिक अभ्यास है। 2025 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो कि कब से कब तक होगा, 31 मई से 13 जून तक होगा। और कहाँ होगा? उलन-बतोर, मंगोलिया में होगा। और इसका जो पुराना लास्ट ईयर का जो संस्करण था 2024 में, वो हुआ था उमरोई में, मेघालय में। ठीक है, तो पिछले बार मेघालय में हुआ था, तो इस साल कहाँ है? इस साल मंगोलिया में, बारी बारी करके होता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर जीता। फाइनल का ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये फाइनल का मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। फाइनली 18 सालों के बाद आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में मैच हुआ था पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच, जिसमें आपके रॉयल चैलेंजर्स जीते, और ये मैच हुआ था आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के कितने प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, जैसा कि महानियंत्रक लेखा द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों में बताया गया। महालेखा नियंत्रक ने अभी अपने आंकड़े जारी करे, उसमें उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने कई सारे आपके आंकड़े दिए, कितनी जीडीपी रही, ये रहा। तो उसी में उन्होंने जो फिजिकल डेफिसिट था वो बताया कि जितना उन्होंने लक्ष्य रखा था 2024-25 के लिए 4.8, उतना ही उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और अगले साल यानी इस साल के लिए कितना रखा है? 2025-2026 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट रखा है वो रखा है 4.4%। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस में आपका एग्जाम हुआ था लोअर का, उसमें पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के अनुसार यदि सभी कृषि सहायता अप्रत्यक्ष सब्सिडी के बजाय सीधे किसानों को प्रदान की जाए तो प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष अनुमानित रूप से कितनी राशि प्राप्त हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 35,000। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर पीयूष चावला ने किस निर्णय की घोषणा की है? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, पीयूष चावला जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के ने किस देश को विशेष गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ढांचे के तहत 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को नवीनीकृत कर वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो वर्ष 2019 में शुरू हुआ था? रिसेंटली अंडर ए स्पेशल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट इनिशिएटेड इन 2019, इंडिया रिन्यूड a $50 million ट्रेजर बिल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मालदीव के लिए। अब देखो, ये ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल क्या होता है? एक तरीके का सरकारी उधार लेने का तरीका है। भारत सरकार रिजर्व बैंक के जरिए इन बिलों को जारी करती है, जिससे वो कुछ समय के लिए क्या कर सके, पैसे इकट्ठा कर सके। और ये छोटे समय के लिए होते हैं, जैसे 91 दिन के लिए या 182 दिन के लिए या 364 दिन के लिए। ठीक है, और इन पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता। बस सरकार क्या करती है ना, सस्ते दामों में बेचती है। जैसे कि मान लो आपका 100 रुपए का कोई ट्रेजरी बिल है, तो गवर्नमेंट उसे 95 रुपए में बेचेगी और बाद में आपको क्या होगी, 100 के 100 वापस कर देगी। तो जो 5 रुपए है ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, तजाकिस्तान में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है आपको, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, यह सम्मेलन यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के सहयोग से आयोजित किया हुआ था। यह सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया था, या इस सम्मेलन का कोई औपचारिक घोषणा पत्र नहीं निकाला गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो आपका सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन, ये सम्मेलन यूनेस्को और विश्व मौसम संगठन के सहयोग से आयोजित हुआ था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ का है। अगला क्वेश्चन है, दुशांबे ग्लेशियर घोषणा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दुशांबे ग्लेशियर जो घोषणा है, इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्लेशियरों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करना। हाल ही में खोजी गई दीर्घ अवधि रेडियो ट्रांजिट वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है आपको, यह खगोलीय वस्तु हर 44 मिनट में रेडियो तरंगे और एक्सरे दोनों उत्सर्जित करती हैं। इसे हाल ही में खोजी गई एक नई खगोलीय श्रेणी का हिस्सा माना गया है, या यह वस्तु सौरमंडल के भीतर स्थित है और सूर्य की परिक्रमा करती है। देखो, आपके जो भी पीसीएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, फिर यूपीएससी तो है ही आपका, ये सारे एग्जाम्स में आपसे कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट दे देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इससे क्या होता है कि आपको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है या नहीं है ये पता चलता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड। तो केवल फर्स्ट और सेकंड इसका ठीक है, तीसरा वाला आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहे जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है, बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार उनके खिलाफ संसद के अगले सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपसे करंट का क्वेश्चन भी पूछ लिया और करंट के साथ साथ आपकी पॉलिटी की नॉलेज भी इसमें चेक हो गई। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेहतर यही रहता है कि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करें। और ये इसी का इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 और जातीय जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगेन आपको 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो पहला है, जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, बिल्कुल ठीक है। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से 4 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा चरण 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में शुरू होगा। ये क्वेश्चन आपका, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके, पहला और, देखो दूसरा वाला इसीलिए गलत है क्योंकि जो दूसरा चरण है वो शुरू होने वाला है 1 मार्च 2027 से। ठीक है, तो ये आपको तभी पता होगा जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की गई, बिल्कुल ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत एक पेड़ माँ के नाम के पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया, ये भी करेक्ट है। और एक पेड़ माँ के नाम पहल केवल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आपका दोनों ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो विश्व पर्यावरण दिवस अभी हमने 5 जून को बनाया था और इस पर जो लॉन्ग वीडियो है वो भी मैंने अपलोड करी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके आप उसको देख सकते हैं। वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से बनाना शुरू हुआ, क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, और कौन सी एजेंसी इसे बनाती है। अच्छा, इस साल की थीम क्या थी, इस साल की थीम थी आपकी बीट दी प्लास्टिक। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों में फैली जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी बफर क्षेत्र की स्थापना करनी, यानी कि वहां पे बहुत सारे पेड़ लगाने। ठीक है, तो ये है आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरगद का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत जैन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, यह भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, गलत है। भारत द्वारा विकसित जरूर है बट सुपर कंप्यूटर नहीं है। ये एक स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये जो भारत जैन लॉन्च करा है गवर्नमेंट ने, ये क्या कर सकता है, ये एक स्वदेशी रूप से विकसित एक एआई मॉडल है। ठीक है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट घोषित किया गया जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। तो अभी हाल ही में खीचन और मेनार को भी रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो टोटल रामसर साइट जो है इंडिया में वो हो गई है आपकी 91। एशिया में ये सबसे ज्यादा है किसी देश के पास रामसर साइट। और अब राजस्थान में आपकी 4 जो रामसर साइट है वो हो गई है। तो एक तो आपकी सांभर झील है रामसर साइट पहले से ही, और दूसरा जो है वो है आपकी केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो आप टोटल जो रामसर साइट है वो राजस्थान में कितनी हो चुकी है, 4 हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है जिससे यह अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण देने में सक्षम होगी। तो फ्लिपकार्ट के साथ आरबीआई का एक समझौता हुआ है। आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को ये लाइसेंस दिया है कि वो क्या कर सकती है, अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे लोन दे सकती है। ठीक है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वो कौन सी है आपकी, फ्लिपकार्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का 2025-2028 अवधि के लिए अध्यक्ष चुना गया है और यहाँ पहली बार मतपत्र चुनाव के माध्यम से चयन हुआ और भारत को 61.7% वोट प्राप्त हुए। इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द
2025-2028 term, where for the first time the selection was made through a ballot election and India secured 61.7% of the vote. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान जो है भारत अध्यक्ष चुना गया है कौन से टर्म के लिए, 2025 से 2028 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह योजना सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, बिल्कुल गलत है, कम करने के लिए दी गई थी। 2023-24 में इस योजना के तहत 15.14 लाख टन उर्वरकों की बचत हुई है, जिससे सब्सिडी में भी बचत हुई है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा फिर ये तो गलती है, इस योजना का उद्देश्य केवल जैविक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। ये योजना केवल उन्नत कृषि तकनीकों के प्रशिक्षण पर केंद्रित करती है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। देखो पीएम प्रणाम योजना जो है ये जून 2023 में शुरू हुई थी और खेती में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके इस्तेमाल को कम करना इसका उद्देश्य था कि जो भी आपकी किसान है वो खेती में कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करे। इसका लक्ष्य था कि 20,000 करोड़ की क्या करनी है, सब्सिडी को बचाना है। और कैसे बचेगी, तो किसान क्या करे, ज्यादा से ज्यादा जो जैविक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है उसका प्रयोग करे, ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करे अपनी खेती में। तो कर्नाटक ने अकेले ही 30% की इसमें बचत करी है। उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने मिलकर 58% से ज्यादा ये जो खाद है उसको बचाया है केमिकल फर्टिलाइजर। अगला क्वेश्चन है असम के दीमा हासाओ जिले में दाओजाली हेडिंग पुरातात्विक स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है, नहीं। ये स्थल नवपाषाण कालीन है और लगभग 2700 वर्ष पुराना माना गया है, बिल्कुल ठीक। इस स्थल पर केवल सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण मिले हैं, ऐसा नहीं है। ये स्थल मध्ययुगीन काल का किला है, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन है बी। देखो अभी क्या हुआ है कि असम में हाल ही में दीमा हासाओ असम का एक जिला है, वहां पे खुदाई हुई है। तो खुदाई के दौरान वहां एक ऐसा स्थल मिला है, वहां से बहुत सारे बर्तन वगैरह मिले हैं और उसको देख के जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने बताया कि ये जो स्थल है ये नवपाषाण काल से संबंधित है और ये करीब 2700 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये दिया जाता है आपको नर्सिंग में। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किन 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान करा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। तो ये करेक्ट है। ठीक है, इन तीनों को जो रक्षा मंत्रालय है उसने मिनी रत्न का दर्जा दिया है श्रेणी 1 में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्सबर्ग। तो कॉन्सबर्ग आपकी नॉर्वे की एक कंपनी है जिसके साथ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अभी मेमोरेंडम साइन करा है कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है दिबांग नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश और असम। हाल ही में मई 2025 में संपन्न नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त करा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन। और भारत के जो डी गुकेश हैं वो आपके तीसरे नंबर पे रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने मई 2025 में आयोजित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग में खिताब जीता। तो ये सेम आपका टूर्नामेंट है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट। तो इसका जो मेल वाली जो कैटेगरी थी उसमें मैग्नस कार्लसन आपके पहले स्थान पे रहे और जो फीमेल वाली कैटेगरी है उसमें आपकी अन्ना मुजाचुक आपकी पहले स्थान पे रही और तीसरे स्थान पे रही अगेन इंडिया की कोनेरो हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने बेलारूस की आयरन सेबेलेंका को हराकर जीता। तो ये जो खिताब है वो जीता है आपकी कोको गॉफ ने। अगला क्वेश्चन है 2025 का फ्रेंच ओपन महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता। तो ये खिताब जीता था आपका सारा ईरानी और जैस्मिन पावोलिन ने। नेक्स्ट है सेम आपका फ्रेंच ओपन 2025 की जो मेंस डबल्स था उसका खिताब किसने जीता। तो मेंस डबल्स का खिताब जीता है आपके मार्सेलो ग्रानोज और होराशियो जेबालोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता जिन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर को हराकर
फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता आपके कार्लोस अल्कारोज ने, और कार्लोस अल्कारोज आपके कहाँ के, स्पेन के। इन्होंने किसे हराया ये भी ध्यान रखना, इटली के यानिक सिनर को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जून 2025 को खेले गए यूईएफए नेशन लीग फाइनल में किस टीम ने स्पेन को हराकर ये खिताब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने स्पेन की टीम को हराया और यूईएफए नेशन लीग का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किन देशों को चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका ऑप्शन बी, बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लातविया, लाइबेरिया। अब 2 साल के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके गैर स्थायी सदस्य यानी कि अस्थायी सदस्य रहेंगे। ठीक है, अगले आने वाले 2 सालों के लिए 26 और 27 के लिए कौन कौन? बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लातविया और लाइबेरिया। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा 2025 का क्या विषय था जिसे 7 जून को मनाया जाता है और जो भारत में विज्ञान आधारित खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इस बार का जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 था उसकी जो थीम थी वो थीम थी आपकी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 की मध्य 2025 अपडेट रिपोर्ट में भारत के लिए वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि दर की पूर्वानुमानित दर क्या बताई गई थी जिसे पहले अनुमान से घटाकर संशोधित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो पहले संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 6.6 होगी। अब उसने घटा दिया, उसने कहा है कि कितनी होगी, 6.3% होगी। राजस्थान वन विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों के नाम क्या रखे गए हैं और इस पहल का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो पहल का उद्देश्य था वो था सैन्य सम्मान और वन्यजीव संरक्षण करना, और नाम क्या रखे गए? सिंदूर, व्योम, मिश्री, सोफिया। तो ये नाम उन्होंने इसीलिए रखे ताकि वो मिलिट्री को एक ट्रिब्यूट दे सके। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आपका, इसका साइंटिफिक नेम देख लीजिए। इसका साइंटिफिक नेम है आर्डियोटिस नाइग्रेप्सिस। इसकी आपके कहाँ रहता है? ये आपके शुष्क घास भूमि और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पे रहता है, यानी कि जो ड्राई ग्रासलैंड्स होते हैं या हाफ ड्राई ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पे निवास करता है। मेन रूप से आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है और ये अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन हर वर्ष 1 जून को किया जाता है ताकि दुग्ध के पोषण, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित किया जा सके। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 1 टू हाईलाइट द न्यूट्रिशनल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क। अगला है आपका विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी 2025 के लिए? एम्पावरिंग डेयरी फार्मर्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये दिवस पहली बार 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए भी 1 भी करेक्ट है और आपका ऑप्शन 3 भी करेक्ट। तो इस बार की जो थीम थी आपकी 2025 के लिए वो थी आपकी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, तो आपकी ये थीम नहीं थी। 2025 के लिए आपकी थीम क्या थी? लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है 26 नवंबर को? क्योंकि उस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है, इसीलिए उनके सम्मान में ये दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में 26 नवंबर को बनाया जाता है, जो हमारा नेशनल मिल्क डे होता है। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य और पहला केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम और लद्दाख। तो मिजोरम आपका पहला 100% साक्षरता वाला राज्य बना और लद्दाख आपका पहला 100% यूनियन टेरिटरी बना। जिस हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत किस राज्य को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा आपका 2nd राज्य बन गया है जिसने 100% लिटरेसी प्राप्त करी है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उल्लास क्या है। तो उल्लास आपकी केंद्र सरकार की एक योजना है और ये उन लोगों के लिए जो 15 साल से ऊपर है और कभी भी स्कूल नहीं जा पाए। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि सभी को क्या दिया जाए? पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए। आप इसे एक तरीके से वयस्क शिक्षा भी कह सकते हो। और ये आपकी जो नीति है NEP 2020 के मुताबिक चल रही है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो है 2022 से 2027 तक
हर साल 1 करोड़ यानी कि कुल 5 करोड़ लोगों को बेसिक पढ़ाई और गिनती सिखाना, ताकि उन्हें अक्षर ज्ञान हो जाए। तो इस योजना के आपके 5 मुख्य हिस्से हैं। पहला, इसमें पढ़ना लिखना और गिनती करना, जरूरी जीवन कौशल, प्राथमिक शिक्षा उन्हें मिल जाए, रोजगार से जुड़ी हुई स्किल्स उन्हें सिखाई जाए, लगातार सीखते रहने की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। तो इस योजना के आपके 5 हिस्से हैं। ये योजना चल कैसे रही है? तो ये योजना आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से चल रही है, तो व्यक्ति इसमें कैसे भी करके इसमें जुड़ सकते। उल्लास योजना के तहत जो है, इस योजना के तहत पढ़ाई की जितनी सामग्री है वो आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म और उल्लास मोबाइल वेब पोर्टल पर मिल जाएगी, और ये 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति इसे क्या कर सके, आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI ने 9 जून 2025 को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया। वर्ष 2025 के विश्व प्रत्यायन दिवस का मुख्य विषय है प्रत्यायन लघु एवं मध्यम उद्यमों का सशक्तिकरण। विश्व प्रत्यायन दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है, ताकि QCI के स्थापना दिवस को चिन्हित किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 15 का ए। तो फर्स्ट और सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। देखो, हम विश्व विश्व बार बार बोल रहे हैं, तो नॉर्मल सा है कि केवल भारत में तो नहीं मनाएंगे। विश्व प्रत्यायन दिवस है तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बाकी दो जो आपके पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। अंजी खाद ब्रिज अंजी नदी पर स्थित है, जो चिनाब नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। चिनाब रेल ब्रिज तथा अंजी खाद ब्रिज दोनों ही दुनिया के सबसे लंबे सड़क पुलों में गिने जाते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड वाला आपका करेक्ट है, क्योंकि ये सड़क पर नहीं बने हैं, ये आपकी कहां बने, रेल, आपके रेल पुल है, ये रेल ब्रिज है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। देखो यहाँ पे लिखा भी है चिनाब रेल ब्रिज, तो सीधे सीधे ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने हाल ही में TOI 6894 नामक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहे शनि आकार के एक गैसीय ग्रह की खोज करी है। दूसरा है, इस ग्रह का अध्ययन नासा के TESS और यूरोपीय दक्षिण वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से किया गया है। हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित किसी भी ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। TOI 6894b ग्रह का द्रव्यमान सूर्य से अधिक है और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित एक्सोप्लैनेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1, 2, 3। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपके स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो मास है वो द्रव्यमान सूर्य से अधिक नहीं है, सूर्य से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, ये योजना भारत की रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए शुरू की गई है। उद्घाटन किए गए सभी स्टेशन केवल 5 राज्यों में स्थित है। इस योजना के तहत स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें वाणिज्यिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। फोर्थ स्टेटमेंट है आपका, यह परियोजना ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ ढंग से कार्यान्वित की जा रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये आपका इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले बच्चे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करे। इस अनुरोध का उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस अनुरोध का उद्देश्य है कि उन जंगली जानवरों को नियंत्रित शिकार की अनुमति दी जा सके जो मानव जीवन या कृषि के लिए खतरा उत्पन्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री, और हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित करा है, और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया है ताकि किसान जो खेती होती है, खेती में बहुत बड़े लेवल पे महिलाएं भी क्या करती है, बहुत सहयोग देती है, महिलाएं भी कृषि करती हैं, लेकिन उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि तो उनके महत्व को चिन्हित करने के लिए ही 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 2026। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया है ताकि कृषि में जो महिलाओं की भूमिका को अनदेखी किया जाता है उसे चिन्हित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इसकी प्रमुख चिंता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस इसकी थीम है या शीर्षक है, टाइटल कह सकते हो आप। और इसकी जो प्रमुख चिंता है वो है अधूरे प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है इसका जो मेन चिंता का कारण है वो ये है कि महिलाएं जो है वो अपने हिसाब से बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भिणी GA2 मॉडल जिसे हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका अल्ट्रासाउंड की जो पिक्चर्स होती है उनके माध्यम से जो आपका फीटस होता है या भ्रूण होता है उसकी आयु का सटीक अनुमान लगाना। और इसमें ये इतना ज्यादा सटीक है कि केवल आधे दिन की ही त्रुटि होगी, बाकी ये बिल्कुल सटीक आइडिया लगाएगा कि कितने उस भ्रूण की आयु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 131, जो कि बहुत पीछे है। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये 2006 से हर साल प्रकाशित की जाती है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि दुनिया भर के देशों में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो असमानताएं हैं उनको मापना और उनकी तुलना करना। अब ये 4 प्रमुख क्षेत्रों में महिला पुरुष के अंतर को नापता है, जैसे कि आर्थिक भागीदारी और अवसर की उन्हें नौकरी कैसी मिल रही है, नौकरी में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, वेतन में उनमें कितना अंतर है, नेतृत्व के उन्हें कितने अवसर मिल रहे हैं, कंपेयर किया जाता है पुरुषों और महिलाओं के अवसरों को। उसी प्रकार शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन 4 पैमानों पे महिला और पुरुष को आपस में कंपेयर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो देश है उन्हें रैंकिंग मिलती है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 131 है और बहुत ज्यादा पीछे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित की गई ICPV 25444 किस्म जो स्पीड ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग कर विकसित की गई है किस फसल से संबंधित है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये जो किस्म आपकी विकसित की गई है, ये किस्म विकसित की गई है तुअर दाल की, अरहर की। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है हीट को टॉलरेट करने की। तो ये क्या कर सकती है? मैक्सिमम हीट, ये ज्यादा से ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती है और ये लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का जो हीट है उसे टॉलरेट कर सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक देश भी है। और सरकार का लक्ष्य भी है कि वो 2028 तक दालों के आयात को पूरी तरह समाप्त कर दे, यानी कि दालों में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। और इस साल का जो बजट था उसमें भी दलहन के प्रति आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय जो मिशन है उसकी घोषणा की गई है। तो उसी के क्रम में ये प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेजर फ्लेमिंगो के बारे में सत्य है? तो ये फ्लेमिंगो की सबसे बड़ी प्रजाति है? बिल्कुल नहीं है, छोटी प्रजाति है। ये भारत में मुख्यतः लवणी जलाशयों तथा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही। इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, तो इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं रखा गया, इसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा। चौथा है आपका, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। तो ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड और थर्ड। तो ये वाला सेकंड सही है, फोर्थ सही है, बाकी ये दोनों आपके क्या है? रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास आयोजित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। तो देखो पैसेज अभ्यास क्या होता है ना, आपकी एक पैसेज एक्सरसाइज होती है जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है और ये तब किए जाते हैं जब 2 मित्र देशों की जो नौसेनाएं हैं वो समुद्र में अपने अपने अभियानों के दौरान एक दूसरे से मिल जाती है। अब ये किया क्यों जाता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समुद्र में पारस्परिक संचालन क्षमता, संचार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। तो मित्र देशों की सेनाएं अगर आपस में अभ्यास करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, तो उससे क्या होगा कि अगर उन्हें आपस में मतलब साथ मिलके कभी कोई युद्ध लड़ना पड़ा या किसी कोई ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ा जहां से उन्हें किसी को बचाना है, युद्ध लड़ना है, यानी साथ में उन्हें काम करना है, तो उस समय क्या होगी? उन्हें हेल्प होगी। ठीक है। तो और इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत सामरिक युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, रेडियो संचार, फॉर्मेशन मूवमेंट, अभ्यास, शूटिंग, इस प्रकार की कई सारी गतिविधियां करी जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागालैंड में पाई गई देसी डंक रहित मधुमक्खियों टेट्रागोन्यूला इरिपिनिस और लैपिडोट्रिगोना आर्सीफेरा के बारे में सही है? ये मधुमक्खियां डंक रहित होती हैं और अधिक सुरक्षित मानी जाती हैं। बिल्कुल सही है। इसका आंसर तो आपको
ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसी में मिल गया, ये सही है। ये फसलों के परागण में सहायक है और उत्पादन बढ़ाती है, बिल्कुल ठीक है। ये मधुमक्खियां केवल पश्चिमी भारत में पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है, ये मधुमक्खियां आपकी पूर्वी भारत में भी मुख्य रूप से पूर्वी भारत में भी पाई जाती है, तो सब जगह पाई जाती है। ये औषधि गुणों से युक्त शहद का उत्पादन करती है, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते किस देश की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी का हवाई अड्डा लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चाइना, तुर्की, कतर और सऊदी अरब। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव चल रहा था, तो उस समय जो ड्रोन पाकिस्तान ने यूज करे भारत पे हमला करने के लिए, वो तुर्की के बने हुए थे। तो इसको देखते हुए ये सारी चीजें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा वर्ष 2001 से 2024 तक भारत में वनों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डाटा रिलीज बाय WRI फॉर इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जब तक मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूं तब तक आपको आंसर देखना है कि कौन सा आंसर सही है, और जब हमारा पूरा MCQ खत्म होगा तो आपको वीडियो के एंड में आप कमेंट करना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। भारत ने 2001 से 2024 के बीच 1.2 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण खोया, जिससे 0.5 गीगाटन CO2 का उत्सर्जन हुआ। या ऑप्शन बी, भारत ने 2001 से 2024 के बीच 2.31 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण खोया है, जिसमें 1.29 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। भारत ने केवल 2024 में 1.8 लाख हेक्टेयर प्राथमिक वन पुनर्स्थापित किए हैं। या भारत ने वर्ष 2000 से 2020 तक वृक्ष आवरण में 3.1 मिलियन हेक्टेयर की गिरावट दर्ज करी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। देखो, भारत में जो वन वृक्ष आवरण में परिवर्तन हुआ है वो क्या क्या हुआ? तो भारत ने टोटल 23.1 लाख हेक्टेयर के जो वृक्ष आवरण है उसको खो दिया है, ठीक है। ये 2000 के बाद वृक्ष आवरण में जो गिरावट हुई है वो हुई है 7.1% की गिरावट हुई है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उत्सर्जन हुआ है? 1.29 गीगाटन का उत्सर्जन हुआ है, ठीक है। और ये जो FAO की रिपोर्ट है आपकी, FAO का मतलब होता है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO की जो रिपोर्ट है 2015 से 2020 के अनुसार, तो भारत विश्व में वनों की कटाई में दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है, और भारत में हर साल लगभग 6.68 लाख हेक्टेयर वन क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। अगला क्वेश्चन है, यूरेशियन ओटर की हालिया पुनः स्थिति किस भारतीय क्षेत्र में लगभग 25 से 30 वर्ष बाद दर्ज की गई है? देखो, यूरेशियन ओटर है आपका ऊदबिलाव। ऊदबिलाव सुना है आपने? ऊ से ऊदबिलाव बचपन में पढ़ते थे ना हम। तो ऊ से ऊदबिलाव, छोटा ऊ से ऊदबिलाव वाला, यही ऊदबिलाव है। तो इस ऊदबिलाव की अभी दोबारा से क्या हुआ? दोबारा से इसको स्पॉट किया गया इंडिया के किस रीजन में? ऑप्शन दिए गए आपको, रन ऑफ कच्छ, दार्जिलिंग हिमालयास, कश्मीर वैली या सुंदरबन रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी में एक बार फिर से 25 से 30 सालों बाद ये जो ऊदबिलाव है यूरेशियन ओटर, उसे देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था? ऑपरेशन राइजिंग लायन इज अ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय विच country aimed at targeting Iran's nuclear and military installation। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इजराइल। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, और इजराइल ने ईरान के जितने भी परमाणु और सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, और इसी में इनके कई सारे जो सैन्य अधिकारी थे वो मारे गए, और साथ साथ जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनकी भी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा को लेकर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए। देखो, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दो या PCS लेवल का आपको एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे ताकि आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा हो। और इसका एक और रीजन होता है कि वो एग्जामिनर जो आपका आयोग है वो ये भी देखना चाहता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में सारी चीजें पता है या नहीं पता है। और जो आपके बाकी जो आपके छोटे एग्जाम जैसे SSC हो गया है, और उसके अलावा जो और वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। वहां आपसे मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो PCS लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे स्टेटमेंट वाले और कथन और इस टाइप के जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं कि ये पिछले 23 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा थी। यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और भारत यूरोपीय संघ रणनीति समन्वय पर विशेष बल दिया गया। भारत और साइप्रस ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सही कथन का चयन करना है आपको। तो ऑप्शन दिए गए आपको केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 सही, 2 और 3 और उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, जो आपका पहला और दूसरा है, ये ऑप्शन सही है। बाकी भारत ने किसी भी प्रकार का जो मुक्त व्यापार समझौता है वो नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, केवल एक द्विपक्षीय जो समझौता हुआ है उस पर विचार किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इरडा रिसीव्ड द एक्सीलेंट रेटिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. It secured the number 1 position in the combined power and NBFC sector ranking among central public service sector enterprises. IREDA functions under the Minister of Power and primarily finance thermal energy project IREDA. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद मुझे आंसर करिए कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो इरडा है वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आता है आपका इरडा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, मई जून 2025 में आयोजित क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल विजेता कौन बनी? हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन जून 2025? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अरीना सेबलेंका, अमेंडा एनिसिमोवा, टैटियाना मारिया या ओन्स ज़ैबियोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तातियाना मारिया। तातियाना मारिया ने 37 साल की आयु में ये खिताब जीता है और WTA 500 श्रेणी में वो सबसे ज्यादा उम्र में यानी सबसे उम्रदराज विजेता बन गई है जिन्होंने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। ये पहली बार होगा जब भारत में जाति आधारित जनगणना की जाएगी। जनगणना केवल डिजिटल माध्यम से ही होगी और इसमें किसी प्रकार की भौतिक जनगणना नहीं की जाएगी, भौतिक गणनाएं नहीं की जाएगी। तो अगेन आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। देखो 2027 में आपकी जनगणना शुरू होने वाली है। ये जो जनगणना है वो आपकी 2 चरणों में होने वाली है। तो एक चरण तो इसका 2026 से स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा चरण आपका फिर 2027 में होगा। और इस बार पहली बार आपकी क्या हो रही है, जाति जनगणना भी हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखो इस बार की जो जनगणना होगी ना उसमें डिजिटल, बहुत सारी चीजें डिजिटल होने वाली है, लेकिन फिजिकल जो गणना है वो भी करी जाएगी, सारी की सारी डिजिटल नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2025 में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। और कौन सा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनका? ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मार्किरियोस III। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, या हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करा है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये सम्मान उन्हें भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 21 देशों से उनके सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो अगेन आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल पहला और दूसरा, या दूसरा और तीसरा, या पहला और तीसरा, या सारे के सारे करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका स्टेटमेंट वाला है। इसमें पूछा गया है, मई 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हो गई। मई 2025 में महिला बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में अधिक थी, 5.8%। उसके बाद है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों से अधिक थी। तो अभी जो आपके बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो जारी करे हैं मंत्रालय द्वारा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन ए
और 2, ये सही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये वाला थर्ड वाला गलत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की दर है वो शहरी क्षेत्रों से कम है, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर क्या है, ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में G7 सम्मेलन हुआ है और इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि जो भारत है वो G7 का पार्ट नहीं है। अगर आपको पता है कि G7 के पार्ट कौन कौन से देश हैं, तो आप उनका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर सकते हैं। तो आंसर कमेंट में मुझे बताइए कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं, देखिए जरा आपको कितना पता है। और इसका जो करेक्ट, इसमें कहाँ किया गया, फिर कनाडा में किया गया, इटली में किया गया, जापान में किया गया, जर्मनी में किया गया। तो G7 समिट 2025 का आयोजन किया गया आपके कनाडा में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिपकिला दर्रे को भारत के किस राज्य में घरेलू पर्यटक के लिए खोला गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। शिपकिला दर्रा आपका कहां है? हिमाचल के किन्नौर जिले में है, किन्नौर जिले में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। देखो शिपकिला दर्रा बहुत लंबे समय से बंद था, 1960 में इंडो चाइना वॉर हुई, उसके बाद से लगातार बंद है। फिर बहुत से बार इसको प्रयास किया गया कि मतलब भारत और चाइना के बीच फिर से व्यापार शुरू किया जाए, क्योंकि ये जो दर्रा है ये व्यापार का एक प्रमुख मार्ग हुआ करता था। और उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है ना, वो भी बहुत ज्यादा व्यापार करती थी आपके चीन और तिब्बत से, ठीक है। तो तिब्बत और भोटिया जनजाति के बीच में बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था इसी दर्रे के माध्यम से। तो ये जो दर्रा है एक बार फिर से खोल दिया गया है। इससे क्या होगा, अब जब दर्रा फिर से खोला है तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो लोकल्स हैं उनका पर्यटन बढ़ेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा और आपस में दोनों जो देश हैं उनके संबंध क्या होंगे, और भी अच्छे होंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, न्यूयॉर्क, और इसका उद्देश्य जलवायु वित्त पर वैश्विक समझौता। ऑप्शन बी दिया गया है लिस्बन, एम है आपका समुद्री व्यापार सहयोग। ऑप्शन सी है नीस, फ्रांस, SDG 14 के लिए त्वरित वैश्विक कार्यवाही। ऑप्शन डी है पेरिस, महासागरीय प्लास्टिक प्रदूषण पर समझौता। तो 13 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो जो फ्रांस है, फ्रांस में नीस नामक एक जगह है, वहां पर आपका संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है SDG 14 के लिए त्वरित वैश्विक कार्यवाही करना। SDG 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो भी जीवन है उसको बचाना, उसको बढ़ाना, ये SDG 14 है आपका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है आपके ये। और इस घोषणा का जो नाम था वो था आपका हमारा महासागर हमारा भविष्य, त्वरित कार्यवाही के लिए एकजुट। इंग्लिश में कहें तो अवर ओशन अवर फ्यूचर, ज्वाइनिंग फोर्सेस फॉर रैपिड एक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चाय बोर्ड ने किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत ऑक्शन मॉडल के तहत नीलामी नियमों में संशोधन किया? Recently, the tea board of India revised the pan-India auction rules under the Bharat auction model based on the recommendation of which committee? और ऑप्शन दिए गए आपको, गोपाल स्वामी समिति, ऑप्शन बी राम सेशन समिति, ऑप्शन सी दलवई समिति और ऑप्शन डी मोन्टेंग सिंह समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का ऑप्शन बी, राम शेषन समिति, ठीक है। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि रोज शाम को 5 बजे आता है, तो आपको बहुत इजी होगा ये सारे के सारे MCQ कवर करने में, क्योंकि ये सारी चीजें मैं डेली आपको छोटे छोटे जो वीडियोस होती है 1 मिनट की, उसमें डेली आपको बताती हूँ। और फिर वीकली आपकी क्या आती है, MCQ आती है, ताकि आप ये जांच सके कि आपकी तैयारी कितनी है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां आपको सारी जो भी वीकली करंट अफेयर आती है उसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखो ये जो राम सेशन समिति है उसकी जो रिपोर्ट है वो भारतीय चाय उद्योग में मूल्य खोज यानी जो प्राइस डिस्कवरी है और बाजार संरचना को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसी के आधार पर भारत ऑक्शन मॉडल शुरू किया गया है, ठीक है। इस मॉडल का जो संचालन है वो कौन करती है? भारतीय चाय बोर्ड करती है। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछ लेते हैं कई बार, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और ये एक संवैधानिक निकाय है,
ठीक है। और इसकी स्थापना चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत हुई थी। और टी बोर्ड के भारत में 17 कार्यालय हैं और इसके अलावा विदेशों में लंदन, मॉस्को, दुबई, यहाँ इसके विदेशी कार्यालय भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 2025 में कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन दिए गए आपको, जैसलमेर भारत में, पेरिस फ्रांस में, ला कैवलरी फ्रांस में, या पुणे भारत में। तो भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है जिसका नाम शक्ति है, तो उसका 8वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ला कैवलरी फ्रांस में, ठीक है। देखो भारत और फ्रांस के बीच ये जो सैन्य अभ्यास है ये आपका द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी कि हर 2 सालों में ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि फ्रांस और भारत की जो सेनाएं हैं वो आपस में मिलकर काम करना सीख पाए और आपसी जो तालमेल है उसको और मजबूत कर पाए। इससे क्या होता है, दोनों देशों के जो संबंध है वो भी मजबूत होते हैं और अगर कभी भविष्य में दोनों सेनाओं को मिलकर काम करना पड़े तो उस समय वो आपस में तालमेल बैठाने में सक्षम भी होती है। इसके अलावा और भी कई सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे कि अभ्यास वरुण होता है, ये नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और उसके बाद है अभ्यास गरुड़, ये वायु सेनाओं के बीच यानी कि एयर फोर्सेस के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। उसके बाद है आपका अभ्यास डेजर्ट नाइट, ये एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि 3 देश शामिल होते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों आपके युद्ध अभ्यास है ये आपके फ्रांस के साथ होते हैं। तीसरा वाला जो है अभ्यास डेजर्ट नाइट, ये आपका, इसके भारत और फ्रांस तो है ही, साथ साथ इसके जो यूएई है वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। निसार मिशन एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की स्थलीय सतह और हिमीय सतह जैसे ग्लेशियर, बर्फ आदि का अभूतपूर्व विस्तार और सटीकता से अध्ययन करना है। ये मिशन किस 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच की परियोजना है? ऑप्शन दिए गए आपको, इसरो एंड ईएसए, इसरो एंड जेएएक्सए, इसरो एंड नासा, नासा एंड सीएनएसए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो निसार मिशन चल रहा है आपके इसरो और नासा के बीच में। तो इसरो और नासा का एक जॉइंट मिशन है ये आपका, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, ये सभी जो भी विस्तार हो रहा है उसको अध्ययन कर रहा है। कहां? लैंड सरफेस में चाहे जो विस्तार हो रहा है या ऐसी जगह जो पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई है उस पर, ठीक है। देखो भाषा जो है, लैंग्वेज मैंने वही रखने का प्रयास करा है जो आपके एग्जाम से पूछी जाती है ताकि आप अभी से उस लैंग्वेज के हैबिचुअल हो जाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ईरान में इजरायली अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। यह ऑपरेशन किस देश के जरिए निकासी मार्ग के रूप में संचालित किया गया? तो अब मैंने भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों में बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है आपस में। तो वहां जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट करा है। तो किस देश के जरिए वो अपने देशवासियों को वहां से निकालेंगे, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन देंगे आपको, तुर्की, सऊदी अरब, आर्मेनिया या ओमान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्मेनिया, ठीक है। देखो भारत ने इसी प्रकार समय समय पर अपने नागरिकों को जो ऐसे देशों में फंस गए हैं, किसी भी कारण से, युद्ध की स्थिति के कारण से फंस गए हैं, उन नागरिकों को निकालने के लिए अलग अलग ऑपरेशन चलाए। जैसे कि आपका ऑपरेशन कावेरी है, ये 2023 में चलाया गया सूडान में। जब सूडान में जब सैन्य संघर्ष हो रहा था तो उस समय भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। इसी प्रकार से ऑपरेशन अजय चलाया गया 2023 में इजराइल में, जब इजराइल और हमास संघर्ष हुआ था तो उस समय। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था 2022 में यूक्रेन में, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस समय। इसी प्रकार ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था 2021 में अफगानिस्तान में। ये तालिबान, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया था तो उस समय भारतीयों और अफगान सिख हिंदुओं को वहां से निकालने के लिए। इसी प्रकार ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था 2020 में विभिन्न समुद्री मार्गों पे, जब आपकी कोविड-19 की महामारी फैली थी 2020 में, तो अब जो भारतीय उनको वापस घर लाने के लिए। इसी प्रकार चला था आपका ऑपरेशन राहत, ये चला था 2015 में यमन में, और ये भी आपका यमन में जब गृह युद्ध हो गया था तो उस समय वहां जो भी भारतीय फंसे थे और विदेशी नागरिक थे उनको निकालने के लिए। इसी प्रकार ऑपरेशन सेफ होम कमिंग चलाया था 2011 में लीबिया में। तो यहाँ अरब स्प्रिंग के दौरान जब लीबिया से भारतीयों की क्या कहती है सुरक्षित वापसी के लिए ये आपके मिशन चलाए गए। तो मिशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको भी आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने चावल के पौधे में एपिजेनेटिक परिवर्तन के माध्यम से वंशागत शीत सहनशीलता की खोज की है। ये खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत की आंशिक पुष्टि करती है? ऑप्शन ए डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, ऑप्शन बी मेंडल का वंशागति सिद्धांत, ऑप्शन सी लेमार्क का अर्जित लक्षणों का सिद्धांत, ऑप्शन डी वॉटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेमार्क का अर्जित लक्षणों का सिद्धांत। तो देखो, आपने वो, अगर आपने 12th में आपकी बायोलॉजी थी या वैसे भी आपने पढ़ा होगा, एक आपने लेमार्कवाद सुना होगा, विकासवाद का सिद्धांत है कि मानव का विकास कैसे हुआ। एक लेमार्कवाद है, एक होता है आपका डार्विनवाद। तो डार्विनवाद ने तो कहा कि जो फिट है वो क्या करेगा, जो भी स्पीशीज फिट है वो उसका विकास होगा, और जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल नहीं पाती वो स्पीशीज क्या होती है, धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाती है। लेमार्क का कहना था कि जो स्पीशीज होती है वो क्या करती है, वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस कर लेती है। जैसे कि उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था कि पहले जो जिराफ थे उसकी गर्दन बहुत छोटी हुआ करती थी, वे धीरे 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 क्या हुए, नीचे की जो वेजिटेशन है वो खत्म हो गई, तो जिराफ को क्या हुआ, ऊपर ऊपर जो पेड़ है वहां से खाना खाना पड़ा, तो धीरे धीरे करके उसकी गर्दन में खिंचाव आया और उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो ये कहना किसका था, लेमार्कवाद में ये कहा जाता है। ये उसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है आपका लेमार्कवाद का। तो इसी में अभी वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि चावल के पौधों में उन्होंने कुछ ऐसे परिवर्तन देखे हैं जो हेरिटेज यानी कि उनमें खुद ही विकसित हो गई, उनमें ज्यादा ठंड को सहने की जो क्षमता है वो खुद ही विकसित हो गई। तो ये कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टि कर रहा है, आंशिक रूप से ये कर रहा है लेमार्क के अर्जित लक्षणों के सिद्धांत की। ठीक है, कि जो लेमार्क का कहना था कि जो स्पीशीज है वो खुद ही एनवायरमेंट से क्या करती है, कुछ लक्षणों को खुद ही इनहेरेंट एक्वायर्ड कर लेती है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कर्नाटक राज्य में पाई गई स्पार्टियस कैरिजीनस किस प्रकार की जीव जंतु की प्रजाति है और यह किस जेनेरा की भारत में पहली उपस्थिति दर्शाती है? तो ऑप्शन दिए गए आपको छिपकली, मकड़ी, तितली और सांप, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मकड़ी। तो हाल ही में मकड़ी की एक कूदने वाली प्रजाति मिली है भारत के कर्नाटक राज्य में, जिसका नाम है स्पार्टियस कैरिजीनियस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने किस उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए एक अति सुरक्षित संचार प्रणाली का प्रदर्शन किया है? ऑप्शन ए 5G आधारित एनक्रिप्शन, एंटेंगलमेंट आधारित क्वांटम संचार, लेजर रेडियो सिस्टम, ब्लॉकचेन आधारित डेटा ट्रांसमिशन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से, ए, बी, सी और डी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एंटेंगलमेंट आधारित क्वांटम संचार। तो आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक बहुत एडवांस तकनीक का सफल परीक्षण करा है, और इस परीक्षण का नाम क्या है? इसका नाम है एंटेंगलमेंट आधारित क्वांटम संचार। और इससे क्या होगा कि जो भविष्य में इससे जो प्रणाली कम्युनिकेशन प्रणालियां विकसित होगी उसे हैक नहीं किया जा सकेगा आसानी से, यानी वो हैक प्रूफ होगी। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने जीडीपी के आधार वर्ष को संशोधित करने की घोषणा करी है। नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 2021, 2020, 21, 2020, 2019, 20, 2020, 22, 23 या 20, 21, 22। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 21 का ऑप्शन सी, 2022, 23। तो जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने जीडीपी के आधार वर्ष को संशोधित कर दिया है, तो अब वो आधार वर्ष क्या लेंगे? 2022-23 को लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी द्वारा हाल ही में घोषित 2024 के बाल साहित्य और युवा पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार क्रमशः किसे प्रदान किया गया है? देखो ये 2024 गलती से आ गया है, इसके लिए माफी चाहती हूँ, 2025 होगा। ठीक है, 2025 के लिए पूछा गया है कि बाल साहित्य और युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, हाल ही में घोषित करे गए इसी वीक में। ऑप्शन दिए गए आपको अशोक चक्रधर और नीलाक्षी सिंह, सुशील शुक्ल और पार्वती टिकरी, रमाकांत श्रीवास्तव और अनुपमा श्रीवास्तव, मोहन राकेश और सुधा अरोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुशील शुक्ल और पार्वती टिकरी। सुशील शुक्ल को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार और पार्वती टिकरी को मिला है युवा पुरस्कार। ठीक है, 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीएम वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, भारत में निजी मोबाइल नेटवर्क के लाइसेंस को बंद करना, केवल स्मार्ट शहरों में 5G इंटरनेट सुविधा देना,
पूरे भारत में सस्ती सार्वजनिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराना, रक्षा क्षेत्र के लिए एनक्रिप्टेड संचार नेटवर्क स्थापित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है 23 का ऑप्शन सी। देखो ये जो वाणी है, पीएम वाणी योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत में जो सस्ती सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा है उसे उपलब्ध कराया जा सके, यानी कि सबको फ्री वाईफाई मिल सके। अगला क्वेश्चन है 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रमुख योजना के 2021-2030 संस्करण को संशोधित रूप में जारी किया है? ऑप्शन दिया गया आपको नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी ग्रीन इंडिया मिशन, ऑप्शन सी कैंपा योजना, ऑप्शन डी नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 का ऑप्शन बी ग्रीन इंडिया मिशन। देखो ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन भारत का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत चल रहा जो 8 प्रमुख मिशन है उनमें से एक प्रमुख मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो ग्रीन इंडिया मिशन जो है इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है कि वन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापना करना, यानी कि जो फॉरेस्ट बेस्ड इकोसिस्टम है उसे दोबारा से रिस्टोर करना, जिससे क्या कर सके, जिससे जो जलवायु परिवर्तन के हमें जो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं उससे हम निपट सके। आपने खुद ही ये महसूस करा होगा कि पिछले साल बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी और इस साल भी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हुई। तो गर्मी का जो लेवल है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अब पहाड़ों में भी आप जाओगे तो वहां इतनी गर्मी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो गर्मी क्या होती है, बढ़ते जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे करके। तो इसीलिए ये मिशन चलाया गया कि हमें ऐसे जो परिवर्तन हो रहे हैं जिससे हमारा जो जलवायु है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम क्या कर सके, दोबारा से ठीक कर सके। तो ये क्या करेगा, रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इकोसिस्टम के इसका उद्देश्य है कि जो वन आधारित पारिस्थितिकी होती है उसे दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। इस मिशन को NAPCC के तहत 2008 में घोषित किया गया था और 2014 में से लागू किया गया। ध्यान रखना, घोषित इसे 2008 में ही कर दिया गया था ग्रीन मिशन को, लेकिन लागू किया गया 2014 में। और इसका जो मेन फोकस है वो वनीकरण ही नहीं है, इसके साथ साथ जो सामुदायिक सहभागिता है और टिकाऊ आजीविका है वो भी है। और ये मिशन 2 SDGs को सपोर्ट करता है। एक है SDG 13 क्लाइमेट एक्शन और SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2023-24 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त करा है? ऑप्शन दिए गए दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और केरल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? चंडीगढ़। तो ये जो चंडीगढ़ है वो लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान पर है, यानी कि 3 वर्षों से टॉप कर रहा है। और ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ये जारी करता है आपका शिक्षा मंत्रालय, जो आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी करता है। और लगातार 3 सालों से कौन टॉप कर रहा है? आपका चंडीगढ़ टॉप कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत में पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर्स का उद्घाटन किन 2 शहरों में किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद और पुणे, नोएडा और बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम, मुंबई और कोच्चि। बताइए विच वन इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नोएडा और बेंगलुरु में। और नोएडा और बेंगलुरु दोनों आपके IT हब भी बोले जाते हैं। ठीक है, जितनी सारी IT की कंपनी है वो मोस्टली इन्हीं 2 जगहों पर है। अगला क्वेश्चन है केरल के एक पर्वतारोही और उनकी टीम ऑपरेशन सिंदूर के तहत सशस्त्र बलों को सम्मानित करने वाला बैनर प्रदर्शित करने के मिशन के दौरान माउंट डेनाली पर फंस गई। माउंट डेनाली किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए अलास्का यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी हिमालय इंडिया, ऑप्शन सी आल्प्स यूरोप, ऑप्शन डी इंडीज साउथ अमेरिका। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलास्का यूनाइटेड स्टेट। देखो ये जो माउंट डेनाली है ना, इसे माउंट मिकनले इसका नाम था पहले, इसके नाम को लेके बहुत चेंजेस हुए हैं। तो ये माउंट डेनाली को हम पहले माउंट मैकिनले के नाम से जानते थे। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई लगभग 6190 मीटर होगी। और ये अलास्का रेंज में आता है, जो कि आपकी कहा संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, इसे देखो डेनाली का मतलब होता है, जो लोकल उनकी एक भाषा है अथाबास्कन भाषा में कहते हैं द हाई वन, यानी कि सबसे ऊंचा। पहले इसका नाम माउंट मैकिनले था, फिर 2015 में इसे डेनाली नाम दिया गया
उसके बाद 2025 में हाल ही में फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसका नाम फिर से चेंज करके क्या कर दिया है, माउंट मैकिनली कर दिया गया। तो बहुत इसके नाम में चेंजेस हुए हैं, तो इसको ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है किसी ना किसी एग्जाम में, जो अभी होगा आने वाले 4-5 महीनों में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को किस विषय वस्तु के साथ मनाया गया। तो कल शनिवार को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, 21 जून को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल योगा डे। तो इसमें पूछा गया कि थीम क्या थी। ऑप्शन ए है योगा फॉर हार्ट हेल्थ, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, या योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए देश के 18 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 324 जिला स्तरीय FRA सेल्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। और यानी कि आपसे मंत्रालय पूछा गया, मिनिस्ट्री पूछी गई। ऑप्शन दिए गए हैं आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसने अभी अभी क्या करा है, एक धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, उसके तहत उसने जो वन अधिकार है आपके, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या किया, देश के जो 18 केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे एक FRA सेल्स बनाने की क्या करिए, मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा, इससे ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम हो सकेगा। और अभी जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं वो कौन है, वो है आपके जुआल ओरफ। देखो इनका नाम भी याद रखना क्योंकि पूछ सकते हैं। देखो करंट अफेयर आपके बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर से क्या होता है, करंट अफेयर में जो जो आपके क्वेश्चन चल रहे होते हैं, जो घटनाएं चल रही होती है, उसी से आपके स्टैटिक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी के आसपास क्या करते हैं, वो स्टैटिक के क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जिसे जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है। तो अभी इसी वीक शामिल किया गया है, तो इसका नाम क्या है, INS विक्रांत, INS कालावेरी, INS अर्नाला या INS वागिल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, INS अर्नाला। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई प्रतिभा सेतु पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। What is the primary objective of the recently launched प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव बाय UPSC? ऑप्शन ए, निजी कंपनियों के लिए UPSC चयनित उम्मीदवारों की जानकारी साझा करना, सिविल सेवा में असफल उम्मीदवारों को बाहर कर देना, उन प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को सरकारी और निजी क्षेत्र से जोड़ना जिन्होंने UPSC की सभी चरण पास किए लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, केवल केंद्रीय सेवाओं के चयन को स्वचालित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये तो आपको याद होना चाहिए अगर आप UPSC PCS किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये तो मैंने आपको बताया दिया, ये आपको याद होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उन प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को सरकारी और निजी क्षेत्र से जोड़ना जिन्होंने UPSC की सभी चरण पास किए लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए। ठीक है, तो प्रतिभा सेतु UPSC द्वारा एक हाल ही में नई पहल शुरू करेगी। देखो इससे दोनों को ही फायदा हुआ, इससे जो निजी और सरकारी कंपनी है उनको अच्छे एम्प्लॉय मिल जाएंगे, यानी कि उन्हें दोबारा से अपनी चयन प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बैठे बैठाए जो UPSC हर साल चयन प्रक्रिया कराती है उससे बहुत अच्छे कैंडिडेट उन्हें मिल जाएंगे जो किसी कारणवश फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए लेकिन वहां मिल जाएंगे। और दूसरा, कैंडिडेट की जो मेहनत है वो भी व्यर्थ जाएगी, उन्हें भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी वहां मिल जाएगी। और क्वेश्चन ऑफ द वीक, इसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने लास्ट वीक के करंट अफेयर वाली वीडियो देखी होगी तो फिर आप इसका करेक्ट आंसर बताओगे, या आपने डेली करंट अफेयर देखी भी होगी, या आप करंट के क्वेश्चंस जो है उसको करते होगे, तो इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इसका आंसर मुझे बताना और गूगल मत करना। 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता जिन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब हासिल किया। तो आपको सिंपल ये बताना है कि फ्रेंच ओपन 2025 में जो मेल कैटेगरी है उसमें कौन जीता। ऑप्शन दिए गए आपको, डैनियल मैडवेव, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज और स्टेफानोस सिसिपास। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर सरकार द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। विच मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन स्टैटिस्टिक डे 2025। ऑप्शन दिए गए आपको, डाटा सेवा, गो, आई स्टेट, सी भारत स्टेट, NSS मोबाइल। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गो आई स्टेट। अगला क्वेश्चन है भारत में 29 जून 2025 को मनाए गए 19वें सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी।
ऑप्शन दिए गए हैं आपको सांख्यिकी और सतत विकास, जनगणना और योजना निर्माण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, या ऑप्शन डी भारत @2047 डेटा का योगदान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। ये जो आपका सांख्यिकी दिवस है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 29 जून को, और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि ये जो दिवस है ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो थे उनकी जयंती के अवसर पर बनाया जाता है, यानी कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पर ये डे बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ष 2025 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वीं संयुक्त रक्षा समिति बैठक में किस क्षेत्र में 2 समझौते हुए? ऑप्शन दिए गए हैं आपको एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पनडुब्बी सहयोग या साइबर सुरक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पनडुब्बी सहयोग। ये जो समझौता है ये हुआ आपका 23-24 जून को, और इस समझौते में दोनों देशों ने समुद्री पनडुब्बियों के निर्माण, उसके संचालन और रखरखाव को लेकर आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति दी है। ठीक है, तो इनके आपस में समझौता हुआ है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत दक्षिण अफ्रीका के रक्षा संबंधों की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष एक रक्षा उपकरण एमओयू के माध्यम से हुई थी? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो रक्षा संबंध है वो आपके शुरू हुए थे 1996 से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएआर आईआईएसआर द्वारा हाल ही में विकसित किया गया जैव कीटनाशक किस प्रमुख कीट को नियंत्रित करने के लिए है जो इलायची फसल को प्रभावित करता है? ऑप्शन दिए गए आपको इलायची बोरर, इलायची थ्रिप्स, इलायची वीविल, इलायची माइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इलायची थ्रिप्स। देखो इलायची थ्रिप्स ये कीड़ा क्या करता है, ये कीड़ा बहुत छोटे आकार का होता है, इसके और पतले पतले पंख होते हैं। ये क्या करता है, इलायची की जो फलियां होती है उन्हें सिकुड़ देता है। अब वो सिकुड़ जाने के कारण वो फिर पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, तो उपज का नुकसान होता है, अच्छी उपज नहीं हो पाती। तो इसी को समाप्त करने के लिए जो आईसीएआर और आईआईएसआर है उसने क्या किया, जैव कीटनाशक का विकास किया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीएआर आईआईएसआर द्वारा इलायची थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के जैविक एजेंट का उपयोग किया गया है? ऑप्शन दिए गए आपको बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड, हर्बल मिश्रण या एंटोमोपैथोजेनिक कवक या परजीवी ततैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एंटोमोपैथोजेनिक कवक। आईसीएआर की बात करें तो आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इजी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और आईआईएसआर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ये जो आईसीएआर है ना, इसकी स्थापना हुई थी ये जो आपका आईसीएआर है, आईसीएआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को, यानी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। और बात करें अगर आईआईएसआर की, तो आईआईएसआर की स्थापना हुई 1975 में, और इसको नियंत्रित कौन करता है, आईआईएसआर को आईसीएआर नियंत्रित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने CRISPR DCAS9 आधारित एक ऐसा आणविक उपकरण विकसित किया है जो पौधों को तापीय तनाव और रोगाणुओं से बचाने में सहायक होगा? यानी कि पौधे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर उसको झेल सकते हैं, और जो रोगाणु होते हैं यानी कि जो पैथोजन अटैक होता है उससे भी वो क्या करेगा, उन्हें बचाएगा। ऑप्शन दिए गए आपको आईआईएससी बेंगलुरु, बोस संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बोस इंस्टीट्यूट। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1917 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके आचार्य जगदीश चंद्र बोस, और ये वही आचार्य जगदीश चंद्र बोस हैं जिन्होंने कैस्कोग्राफ बनाया था, और ये भी बताया था कि पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है, उनके पास लाइफ होती है। और आचार्य जगदीश चंद्र बोस को ही फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड ने यह स्वीकार किया है कि उसके पुरुषों के जूतों की डिजाइन पारंपरिक भारतीय फुटवेयर कोल्हापुरी चप्पल से प्रेरित थी? ऑप्शन दिए गए गुची, लुई विटॉन, पराडा और बैलेंसियागा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पराडा। तो पराडा ने जब रैंप पर अपने मॉडल ये कोल्हापुरी चप्पल में वॉक कराए, तो उसके बाद जो पूरी भारत है उसमें क्या हो गया था, उसके खिलाफ आंदोलन चल गए। मतलब जो आपके कोल्हापुरी चप्पल के जो कारीगर हैं उन्होंने इसके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी, क्योंकि जो कोल्हापुरी चप्पल है उसे जीआई टैग मिला है, और ये सिर्फ कोल्हापुर में बनती है, और महाराष्ट्र के और कर्नाटक के केवल 8 जिले शामिल है
जहां कोल्हापुरी चप्पलें बनाई जाती है, और पराडा ने इसे अपना डिजाइन करके लॉन्च कर दिया था। हालांकि उसके बाद उसने माफी भी मांगी और ये माना कि हाँ ये उसी से इंस्पायर है भारत की कोल्हापुरी चप्पलों से। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर जैसे जिलों में बनाई जाती है। 12वीं 13वीं शताब्दी से जुड़ा है। ये राजघराने पहले जो ये थी राजा महाराजाओं के लिए बनाई जाती थी, और इसमें गाय, भैंस या बकरी की जो चमड़ी है उससे बनाया जाता है, और जो कंप्लीटली हाथ से बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कील या केमिकल्स नहीं लगाए जाते, और इसे 2019 में जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग को किस अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है? ऑप्शन दिए गए आपको, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, पेटेंट अधिनियम 1970, कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो इजी है, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग जो है उसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। अब ये जीआई टैग होता क्या? देखो, जीआई टैग एक खास पहचान होती है। जीआई का मतलब होता है, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये किसी भी अगर किसी जगह को या किसी चीज को जीआई टैग मिलता है तो एक खास पहचान होती है जो ये बताती है कि वो किस जगह बनती है। और भारत में जो पहला जीआई टैग मिला था वो मिला था 2004 में दार्जिलिंग की दार्जिलिंग चाय। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से बोनट मकाक की जनसंख्या नियंत्रण हेतु बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान पर विचार किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, केरला। और इन्होंने ऐसा निर्णय इसीलिए लिया है क्योंकि केरल में ये जो बंदर है ये फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसके साथ ही बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर कई सारे हमलों के केसेस आए हैं, और बहुत ज्यादा उग्र है आपके ये बंदरों की प्रजाति। और केरल के बारे में आपको बता दूं तो केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम है आपके पिनारी विजयन, और ये 2016 से लगातार सीएम बन रहे हैं। इनकी जो प्रमुख भाषा है केरला की वो है आपकी मलयालम, और इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है या गॉड्स ओन सिटी भी बोला जाता है केरला को। और इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और बहुत सुंदर जगह है केरला। कभी आपको मौका मिले केरल जाने का तो जरूर जाइएगा, बहुत ज्यादा सुंदर जगह है और बहुत ज्यादा अच्छा खाना है। और सबसे ज्यादा सुंदर तो केरल का जो आपका तिरुवनंतपुरम है उसका जो मंदिर है पद्मनाभेश्वर का, वो मंदिर तो बहुत सुंदर है। उसके अंदर जो मूर्ति है वो भी बहुत सुंदर है। आप एक बार उसे देखेंगे ना, आप उस एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं। केरला कभी घूमने का मौका मिले तो जरूर जाइए। मन्नार, एलपी, बहुत सुंदर जगहें हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और डेली करंट अफेयर के लिए, वीकली करंट अफेयर के लिए और मंथली करंट अफेयर के लिए बोधिन इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।